पहले हम लोग यह समझ चुके हैं कि भौगोलिक खोज क्या होता है। ठीक है, सबको समझ में आया है। आज बारी बारी से क्या जानेंगे, भौगोलिक खोज में क्या क्या पढ़ना है और आप नोट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले बता दे रहे हैं नोट्स कैसे बनाना है। देखो, नोट्स किसी कोचिंग का भी होता है, किसी किताब में भी नोट्स दिया। जैसे भारतीय वन किताब आप देखिएगा तो उसके पीछे क्या दिया हुआ है, सारांश दिया हुआ है, उसको आप नोट्स कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे पढ़िएगा तो समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पीछे का अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस किताब को 2 बार पहले तो आप ये समझ लीजिए कि चैप्टर क्या बताने का प्रयास कर रहा है अच्छा से। ठीक है, उसके बाद आप खुद इस किताब को 2 बार पढ़ेंगे। किताब कहने का मतलब इस चैप्टर को पहले 2 बार पढ़ोगे। उसके बाद टॉपिक पहले लिख लो। पहला टॉपिक क्या है बताइए तो, भौगोलिक खोज। ठीक है, टॉपिक एक देकर लिख लो इस तरह से, टॉपिक 1। और उसके बाद इसमें से जो आपको महत्वपूर्ण बातें लग रहा है, जो आपके नज़र में जो लग रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, उसे आप क्या करो, नोट करो। इस तरह से आप आगे कर सकते हैं। या हो सके तो ये अध्याय कंप्लीट हो जाने के बाद एक मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगा किस तरह से आप नोट्स बनाएंगे। चलिए आज इसे देख रहे हैं, ये आगे क्या है। ठीक है, हाँ, मैं बताया था कि एक एक शब्दों को पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उसके पहले जो हम वीडियो में या इस तरह से जो मैं बोर्ड पर आपको बताया था, उस तरह से जो प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करी जाती है वैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं उस तरह से। ठीक है, अगर आप 9th-10th के विद्यार्थी हैं तो एक एक शब्दों को समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे या समझेंगे। चलिए क्या है, विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया क्योंकि आप इसमें एक एक शब्दों को नहीं समझ रहे हैं। अब इसके हम पीछे आते हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि आज से कुछ वर्ष पहले आप कहीं किसी को बात पहुंचाना चाह रहे थे, आज से दिल्ली, पंजाब या कहीं विदेश में भी, तो लोग किसका प्रयोग करता था? चिट्ठी का प्रयोग करता था। चिट्ठी के ख़त्म होने के बाद जब से ये डिजिटल मीडिया आई है तो उस युग का ये समाप्ति करा दिया है कि नहीं करा दिया गया? करा दिया है। तो ये जब से ये डिजिटल बात होने लगा है, मतलब फ़ोन वगैरह आ गया, ठीक है, टीवी रेडियो ये सब आ गया, तब से उसका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। तो एक युग का अंत हो गया, किसके आने से? ये फ़ोन मीडिया वगैरह के आने से। उसी प्रकार से जब पूरा इतिहास में जब भौगोलिक खोज चालू हुआ, मतलब एक देश के लोग दूसरे देश में क्या हुए, आना चालू किए, व्यापार के पर्पस या किसी अन्य पर्पस से। एक युग का क्या हो गया, अंत हो गया। युग क्या था कि लोग केवल अपने भूमि वाले जमीन पर ही रहा करते, समुद्री यात्री नहीं होते थे। इसलिए इसमें क्या लिखा है कि विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में, मतलब एक युग के अंत करने वाली घटनाओं में, युगांतकारी का मतलब क्या हुआ, एक युग अंत करने वाले या युग को अंत करने वाली घटनाओं में भौगोलिक खोज भी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से डिजिटल मीडिया क्या किया है, क्या किया डिजिटल मीडिया, एक युग का अंत किया है कि नहीं किया है? चिट्ठी वाला के ख़त्म कर दिया। अब आप कहीं बात करना तुरंत बात कर लेते हैं। उसी प्रकार से जब भौगोलिक खोज हुई तो एक युग का क्या हो गया, समाप्ति हो गया। अरे समझ में? तो भौगोलिक खोज क्या है, युगांतकारी घटना है, मतलब एक युग को खत्म करने वाली घटना है। समझ में आ रहा है ना ये? आगे देखिए, आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उनमें यह खोज भी शामिल है। जब से आधुनिक युग चालू हुआ है, मैं आपको टाइम पीरियड भी बताया था आधुनिक युग कब से चालू हुआ। इसकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा की गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से आरंभ हो गई थी। देखो, व्यापारिक परिवर्तन भी हुआ था। लोग पहले क्या करते थे, अपने देश में ही व्यापार करते थे। फिर जब ये समुद्री मार्गों का खोज हो गया तब क्या होने लगा, लोग एक देश का व्यापारी दूसरे देश में जाने लगा। तो व्यापारिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? एक देश का सामान दूसरे देश में जाने लगा, दूसरे देश का सामान उस देश में आने लगा। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई। यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में क्या हो गया, स्थापित हो गया। आज देख लो, यूरोप का जितना संस्कृति है अधिकांश देशों में उसी का प्रभाव है, पहनावा वहनावा से लेकर और भी बहुत सारे मामलों में, प्रशासनिक क्रियाओं में भी है। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन, पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे क्या हो गए, पिछड़ गए। पहले कौन आया था, तो मैं आपको पीडीएफ की थोड़ा बताया था ना, PDEF के पहले आया था पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, फिर उसके बाद फ्रेंच। इंग्लिश कहने का मतलब अंग्रेज लोग। तो धीरे धीरे कौन कौन पिछड़ गया, स्पेन और पुर्तगाल।
और नए देश इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांसीसी, इसके बाद जर्मनी भी इस दिशा में क्या हुई, अत्यधिक सफलता प्राप्त करी। सबसे ज़्यादा सफलता कौन प्राप्त करी है? कौन? इंग्लैंड। इतना समझ में आया आप सबको? आगे देखिए, हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य का मतलब समझते हैं ना, व्यापार से ही संबंधित है, कोई वस्तु क्रय विक्रय करना, परस्पर संपर्क के कारण रहा है। क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही, मतलब शुरू में जो सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ, उस काल में भी एक देश के लोग दूसरे देश में आते जाते थे। कौन सा मार्गों के यहाँ? ये जमीनी मार्गों के थ्रू या जरिए। उस समय भी किस पर्पज से आते थे? व्यापार के ही पर्पज से आते थे। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्गों के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप और एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था। मैंने आपको मैप के थ्रू ही बताया था कि क्यों समुद्री मार्गों का सहारा लिया जाने लगा। विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व में उसका कोई जुड़ाव नहीं था। आज ही बताया था आपको, हम मैप के थ्रू बताया था ना जी, कि अलग अलग खंड था, महादेश है, तो अपने देश के लोग समझते थे महादेश की भाई इतना ही दुनिया है, इसके बाहर दुनिया नहीं है। जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से आदि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। पर भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप के आधुनिक युग का मार्ग क्या कर दिया? प्रशस्त। कालांतर में यह भी छूट गया था। सुनिए जी, 13वीं शताब्दी में बहुत सारे यात्री, जैसे मार्को पोलो नामक यात्री, कहाँ से? यूरोप से। कहाँ से जी? यूरोप से भारत और एशिया की तरफ आए थे, और इन्होंने क्या किया? अपने विवरणों में, मतलब किताबों में लिख कर बताया कि भारत क्या है? बहुत समृद्ध देश है। एशिया के लोग क्या है? बहुत अमीर है। बात समझ में है ना? लेकिन जब किताब वहाँ गया तो इसके बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बात समझ में है ना? लेकिन जैसे ही भौगोलिक खोज हुआ तो उधर होड़ मच गई। भौगोलिक खोज से तुरंत लाभ दिखने लगा लोगों में। समझ में आ रहा है ना? किधर होड़ मच गया? यूरोप में। कहाँ आने के लिए? एशिया में। तो याद रखिएगा कि केवल वास्को डी गामा ही पहले नहीं आया था भारत में, इसके पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ आए थे। और यहाँ जैसे मार्को पोलो का नाम है, देखो जो पीला करके लिखा है, कहाँ के यात्री था वो? पुर्तगाल का ही था। विजयनगर साम्राज्य में आया था, भारत के दक्षिणी हिस्से में है, ठीक है। और यहाँ पर आकर यहाँ किसकी चर्चा करी थी? यहाँ की समृद्धि की चर्चा करी थी। अब वही सब कहाँ गया? यूरोप में गया, और वहाँ के लोग पढ़े और कुछ लोग यहाँ आए। किस लिए आए थे? फोटो खींचने के लिए। मतलब यहाँ धन समृद्धि लूटने के पर्पज से आए थे। तो व्यापार मतलब लूटना, बुझा रहे हैं ना? अब कोई व्यापार मतलब लूटना होता है? बोलिए, व्यापार का मतलब लूटना होता है। अगर आप अत्यधिक लाभ लेंगे तो उसे हम क्या कहा जाएगा? लूट नहीं। तो जितना अभी आप जैसे अंग्रेजी, जब अंग्रेजों की आप काल पढ़िएगा तब मालूम चलेगा कि जैसे कि आपसे सौदा वस्तु है कितने रुपये का? 10 रुपये का, और आपसे कितने में उसको खरीदना चाहिए? कम से कम 5 रुपये में खरीदना चाहिए या 7 रुपये में खरीदना चाहिए। और सब कितना में खरीदेगा? 50 पैसा में। मजबूरी में ऐसा नियम बना दिया था कि मजबूरी में किसानों को क्या करना पड़ता था? देना पड़ता। समझ रहे हो ना? इसके बाद आप देखिए, पेज नंबर है आपका कितना? पेज नंबर है 2, ठीक है। मध्यकालीन, उसका पहला पृष्ठ है ऊपर। मध्यकालीन यूरोप इतिहास का यदि हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। सामंती प्रवृत्ति का मतलब कुछ लोगों का ही क्या था? वर्चस्व था। समझ में रहा है ना? सभी लोगों का वर्चस्व नहीं था। और इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप उदार और मानवीय था। धर्म ही बहुत क्या था जी? जटिल था। धर्मों में अनेक तरह के ऐसे प्रावधान थे जो अमानवीय थे। क्या थे जी? अमानवीय। आप हिंदू धर्म को ही आप देख लो, ठीक है, इसमें सती प्रथा जैसा, और भी इस्लाम में भी है ऐसा प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे धर्मों में इस प्रकार की समस्याएं थी। ईसाई में भी था, ठीक है। तो यूरोप का जो धर्म है, कौन सा धर्म था उधर? ईसाई। तो वहाँ पर भी बहुत सारा कैसे प्रावधान थे,
अमानवीय प्रावधान थे, जो मानव जो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वैसे धर्मों में प्रावधान नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार और मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्पज्ञ थे, मतलब बहुत कम था पृथ्वी के बारे में जानकारी, और अंधविश्वास बहुत ज़्यादा भरा था। समझ रहे हो ना? कौन सा विश्वास? अंधविश्वास समझते हो ना? सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। समुद्री व्यापार समझ में आ रहा है ना? समुद्री व्यापार ना के बराबर होता था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी कैसी है? चपटी है। अगर हम वहाँ जाएंगे किनारे पर तो नीचे गिर जाएंगे, धंस जाएंगे नीचे। ठीक है। समुद्री यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे। गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर क्या थी? निर्भरता थी। मतलब इंजन वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था। अगर जहाज चलाना हो, समुद्री नाव, तो कैसे चलती थी वो? हवा से चलती थी। समझ रहे हो ना? और मानवीय बल से चलती थी। आज जहाज किससे चलता है? ईंधन से। ठीक है। कंपास या कुतुबनुमा, कंपास को क्या बोलते हैं जी? कुतुबनुमा। जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भी भय बना रहता। मतलब दिशा का ही नहीं मालूम चलेगा कि दिशा किधर है। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपका आंख बंद करके कहीं चिवरा में आपको रख दिया जाए, ठीक है, जहाँ कुछ दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको मालूम चलेगा कि मेरा घर किधर है। उस तरह समुद्र में भी हो जाता था। किसके अभाव में? दिशा सूचक यंत्र के अभाव में। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। अब बताओ, जैसे कोई यात्री है, मान लो पुर्तगाल का है। कहाँ का है जी? पुर्तगाल का। वो कहाँ आना चाहता है? भारत आना चाहता है, एशिया आना चाहता है। तो भाई पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा ना जी, जहाज चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। इसके लिए सरकार वहाँ का सपोर्ट नहीं करती थी। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ये भी है। और इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या कहते हैं जी? अंध महासागर। किसको? अटलांटिक। ठीक है। जैसे महासागर की यात्रा करना क्या था? बहुत दुष्कर था। तो आपको इतना समझ में आया कि 13वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में लोग समुद्री मार्गों का प्रयोग क्यों नहीं करते थे। इतना तो समझ गए क्या कारण था। कितना कारण? लगभग 4-5 कारण था ना जी। राज सहयोग नहीं करता था, कुतुबनुमा जैसी यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, तेज चलने वाली जहाज नहीं थी, हवाओं पर सहारा लेना पड़ता था। ठीक है। और एक बहुत सारा अंधविश्वास था कि जहाज में समुद्र में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पृथ्वी चपटी है, धुल जाएंगे नीचे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। इस वजह से। तब तो समझ में आया। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। आखिर में क्या कारण रहा कि भौगोलिक खोज को क्या करना पड़ा? इतना सारे समस्याओं होने के बावजूद भी भौगोलिक खोज को क्या करना पड़ा जी? चालू करना पड़ा। ये है टॉपिक। ठीक है। क्या कारण रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? पेज नंबर 2 का ही है, भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। आप सबको दिख रहा है उसमें? तो इतना सारा अंधविश्वास बहुत सारा था जिसके कारण भौगोलिक खोज नहीं हो रहा था, लेकिन आखिर में क्या कारण हुआ कि भौगोलिक खोज क्या हुआ? चालू हुआ। यही टॉपिक बताकर आपको आगे छोड़ते हैं। चलिए देखते हैं। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने का क्या हुआ? उद्यत। मतलब हुआ कि उसे जो पुरानी सोच थी उससे निकल कर ये लोग बाहर आने का प्रयास किए। पुरानी सोच क्या थी कि समुद्र पृथ्वी कैसी है? चपटी है, और जिसके कारण हम जाएंगे उसमें तो गिर जाएंगे। क्या इस प्रकार से जो सोच था उसको ये फिनिश करने के प्रयास में रहने लगे। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम, आधुनिक इजराइल, जेरूसलम को क्या कहते हैं जी? इजराइल। ठीक है। पर अधिकार के मुद्दों को लेकर धर्म युद्ध हुआ। मतलब जेरूसलम पर क्या लोग चाहते थे? वहां के लोग अधिकार करना। ठीक है। धर्म युद्ध समझ में आ रहा है ना? धर्म को लेकर युद्ध करने को क्या कहते हैं? धर्म युद्ध। ठीक है। धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ में टूटने लगा। अब समझो जी यहाँ क्या मतलब है। ये जो आप अभी जेरूसलम सुने हैं, क्या सुने? जेरूसलम, ये कहाँ है जी? अरब के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है।
इसको आप क्या कह सकते हैं, एशिया का हिस्सा कहेंगे। आप किसका हिस्सा कहेंगे जी, एशिया का। आप मैप में देख सकते हैं, समझ में रहा है ना, एशिया का आप हिस्सा कहेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पर समस्या की इस टॉपिक में यहाँ क्या समझाने का प्रयास जरा ध्यान दीजिएगा। यूरोप के लोग क्या समझते थे कि हम क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, दुनिया में सबसे अच्छे हम हैं। लेकिन यरूशलेम पर अधिकार के लिए, यरूशलेम हुई आज का इजराइल, अधिकार के लिए अरबों और यूरोपों में क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसके कारण यूरोप वाले लोग क्या हो गए, हार गए। क्या हो गए जी, तो जो झूठ-मूठ का अभिमान था कि हम भी श्रेष्ठ हैं, हम भी शक्तिशाली हैं, वो क्या हुआ था, वो टूट गया। मतलब कहेंगे नहीं हम शक्तिशाली, हम ऐसे हैं वैसे हैं, और जब समय आता है तो आप वहाँ क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो मालूम चल जाएगा ना जी आप क्या हैं। तो जो यूरोप का दंभ था, जो घमंड था, वो क्या हो गया, टूट गया। कब टूट गया, जेरूसलम पर अधिकार के लिए। कभी आपको हम बताएंगे जेरूसलम का क्या मामला है, अभी जो युद्ध वगैरह हो रहा है, एक बार जो युद्ध हो रहा है उसका क्या मसला है, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। इतना तो समझ में आएगा अभिमान उन लोगों का कब टूटा, जेरूसलम पर जब जेरूसलम को लेकर धर्म युद्ध हुआ था तब। ठीक है, इतना आप समझ गए। और परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को क्या किया जाए, समझा जाए। यूरोप के लोगों को ये क्या होने लगा जी, महसूस होने लगा कि खाली कहने से ही नहीं हो जाएगा, उसको समझा जाएगा सचमुच वैसा है कि नहीं है। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि भी क्या कर दी। यार पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, देखो पुनर्जागरण का अगर आप तोड़ कर देखोगे, पुनर्जागरण तो हो जाएगा आपका दोबारा जागना। क्या करना जी, दोबारा जागना। तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका लाइफ स्पान 50 साल का है, कितने का है, 50 साल का, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब 20 साल तक बहुत अच्छा से जीवन जिए, एकदम स्वतंत्र, जो मन करना था कि ये किसी के फिराक में नहीं रहे, पूरा स्वतंत्र रहे। लेकिन जैसे ही आप 30वां प्रवेश में 20 से 30 में आप प्रवेश कर रहे हैं, मैं आपको पुनर्जागरण समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आपको बहुत सारा अंधविश्वास घेर लिया कि नहीं ये सब करने से पाप लगेगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, समुद्र में पानी में नहीं जाना चाहिए, और भी बहुत सारा काम ये कर दिए। ठीक है, तो फिर आप जैसे आप 32 वर्ष के हुए तो कोई आपको समझाया कि नहीं ये सब नहीं, ये सब अंधविश्वास है, लोग आपको क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, चलो आप प्रैक्टिकली करके देख लो। तो आप क्या किए, सब छोड़कर फिर आप पहली जिस तरह से पहले थे उस अवस्था में आप जागने का प्रयास करने लगे। इसी को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। मतलब शुरू में ये सब सिस्टम में तो बहुत अच्छा थी, लेकिन कुछ एक लोगों के कारण इसमें अंधविश्वास जैसी प्रवृत्तियाँ क्या कर ली थी, घेर ली थी, और लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं ये सब क्या है, अंधविश्वास है, इस पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो भी इस प्रकार से भ्रम फैलाया गया है उसकी क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। और इसमें किसका ज़्यादा योगदान रहा, पढ़े लिखे लोगों को। बात समझ में आ रहा है ना। तो जिस वजह से क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण होने का मतलब क्या हुआ कि अंधविश्वास छोड़कर लोग क्या करने लगे, सकारात्मक बात करने लगे और विज्ञान पर ज़्यादा भरोसा करने लगे। समझ में रहा है ना। तो आगे देखिए, मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। कब, मेडिएवल हिस्ट्री में किसका ज़्यादा ये था राज, बताइए, तुर्कों का और अरबों का शक्तिशाली शासक हुआ। ठीक है, इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कस्तूनतनिया के मार्ग से होता था। किसके, कौन सा मार्ग से होता था, 15वीं शताब्दी के लगभग कितना, मतलब 1450 के आसपास तक। ठीक है ना, व्यापार किसमें, एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप के मध्य में जो व्यापार होता था किसके थ्रू होता था, कस्तूनतनिया के मार्ग के द्वारा। ठीक है, जैसे आप वर्ल्ड मैप देखोगे, वर्ल्ड मैप, तो उसमें आपको इसके पीछे वाला भी मैं जो वीडियो बनाया था या आपको सिखाया था, उसमें बताया था कि कस्तूनतनिया मार्ग का क्या महत्व है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा कि 1450 से के आसपास यूरोप और एशिया में व्यापार होता था कि नहीं होता था, होता था। कौन सा मार्ग के थ्रू, कस्तूनतनिया, कस्तूनतनिया है ना, कुस्तुनतुनिया है ना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग के देखो, परंतु 1453 में, कब जी, 1453 में कस्तूनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से, मतलब कस्तूनतुनिया पर कौन अधिकार कर लिया, तुर्क। ठीक है ना, ये इस्लाम थे,
यूरोपीय व्यापारियों के बदले इस व्यापार यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए क्या हो गया था, आवश्यक हो गया था। ये तो कारण आपको मालूम चल गया कि आखिर में यूरोप के लोग भौगोलिक खोज के फिराक में क्यों थे। ठीक है, कस्तुनतुनिया पर आक्रमण कौन किया और उस पर अधिकार कौन कर लिया। ठीक है। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा और नौसेना के विकास को क्या कर दिया जी, आसान कर दिया। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान, ध्यान में रखिएगा, देखो ये सब कंपास का ज्ञान कौन सिखाया इन लोगों को, कंपास का ज्ञान इन लोगों ने अरबों से सीखा। कहाँ से सीखा, और आया इन्हीं लोगों का उपाय कर दिया है। मालूम है अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसको कौन बांटा था, अंग्रेज ही बांटे थे, समझ लो। इसमें अंग्रेज का ही जहर बोया गया, जिस तरह से अपने भारत और पाकिस्तान में सब जहर बोर कर गया है, समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान में रखिएगा ये। देखिए कंपास एक वैसी युक्ति है जिसमें क्या 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 होता है, दिशा जानकारी मिलती है, दिशा की जानकारी मिलती है। और ये दिशा की जानकारी समुद्री मार्गों में क्या था, क्या बोलते हैं, बहुत आवश्यक था, नहीं तो अब दिशा ही भटक जाएंगे। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। इटली, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नाव का निर्माण कला परंपरागत पद्धति से की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे मजबूत व बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। दूरबीन मालूम है, दूरबीन कौन क्या क्या करता है जी, दूरबीन क्या करता है, वैसी यंत्र है जो दूर की वस्तुओं को नजदीक करके दिखाता है, दूर की वस्तुओं को नजदीक करके दिखाता है। ठीक है, पेज नंबर आप 3 निकालो, अब पेज नंबर 3 सामुद्रिक अभियानों में काफी सहायक था। कौन कौन, दूरबीन और एक दिशा सूचक यंत्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपास। अब मानचित्र में काफी सुधार हो चुका था। मानचित्र समझ में आया ना जी, मैप। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोप एक और एक यंत्र है, याद रखिएगा, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। अक्षांश जानने का उपकरण, कभी मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, और उसके थ्रू हम लोग किसी देश को कैसे जान सकते हैं कि कौन देश कहाँ है। भी महत्वपूर्ण है, पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज बनाए, जिसे क्या कहते हैं, कैरावल। याद रखिएगा, जहाज का नाम क्या थे जी, कैरावल जहाज, जो कैसा था, तेज और हल्का था। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज क्या किए, उतारे मेडिटेरियन सी में और अटलांटिक। आप विश्व मैप में जरूर इस चीज को देखेंगे अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं तो, नहीं इसी तरह छोड़ देंगे। इसी क्रम में 1488 में एक अफ्रीका का जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। इसी क्रम 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उतमासा अंतरिप पहुंचा। कब पहुंचा था जी, 1488 में। यात्री का नाम क्या था, बार्थोलोमियो डियाज। कहाँ पहुंचा था, उतमासा अंतरिप। उतमासा अंतरिप क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। उतमासा अंतरिप एक जगह है, क्या जी, एक जगह है, याद रहेगा ना। तो इसे भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। आगे देखो, 1492 में, सॉरी 1492 लिखा है ना जी, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की क्या करी गई, खोज करी गई। अब विश्व मैप में देखेंगे तो यूरोप के जस्ट बाद, जैसे मान लो यहाँ यूरोप है तो बगल में क्या आपको दिखेगा, इधर लेफ्ट साइड में अमेरिका दिखेगा। वो आना चाहता था भारत, लेकिन गलती से कहाँ चला गया, अमेरिका। ये सब क्या था जी, गरीब देश था उस जमाने में, समझ लो। सब कहाँ आना चाहता था, भारत। ये तो क्यों यहाँ अमेरिका जाता, भारत, बस समझ में रहा है ना, वो गलती से चला गया था अमेरिका। आगे हम लोगों को मिलेगा। तो देखिए 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की क्या करी गई जी, खोज करी गई। आगे 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक, साहसी नाविक था, क्या था जी, साहसी नाविक, जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। इसको हम लोग पहले बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन ये बहुत खतरनाक व्यक्ति था, बात समझ में रहा ना। इसके बारे में ये बहुत आके मारकाट किया है यहाँ भारत में, ठीक।
साथ साथ ईसाई धर्म का क्या किया जी, खूब प्रचार प्रसार किया। ठीक, और यहाँ से जो माल लेकर गया था वो बहुत ऊंचे कीमतों पर वहाँ बेचा था। ठीक है ना। तो आप लोग जरूर एक बार इस तरह से मैप बना लीजिएगा जब आप ये पढ़िएगा हिस्ट्री तो, ठीक है, नहीं तो ये क्या होने लगेगा। तो आप इसे आप क्या समझेंगे, उत्तरी अमेरिका, इधर क्या दक्षिणी अमेरिका, ये आपका यूरोप हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा दक्षिण, आपका ये हो जाएगा अफ्रीका, और ये हो जाएगा भारत, इधर अरब वगैरह का हिस्सा आएगा। तो ये कहाँ से निकला था बोलो, वास्को डी गामा कहाँ से आया था, पुर्तगाल से। कहाँ आया पहले, आया था आपका केप ऑफ गुड होप आया था, वहाँ से फिर भारत आया। ठीक है, किस लिए आया था, घूमने आया था। उसको मालूम था बहुत ज़्यादा धन दौलत है, लूटने आया था, सीधे समझ लो। बात समझ में आ रहा है ना। हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की क्या की इसने खोज किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुनाफा लिया था। बात समझ में आ रहा है ना। आया तो और भी यूरोप के लोगों को मन बढ़ गया कि भाई भारत चलते हैं भारत, और आके भारत क्या कर दिया, कंगाल कर दिया। ठीक है ना। तो ध्यान, एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के कौन सा तट पर पहुंचा दीजिए, मालाबार तट। ये केरल के कहाँ पर था जी, कालीकट तक पहुंच गया, जहाँ स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया। अंडरलाइन कर लीजिए, क्या नाम था उसका जी, जमोरिन। जमोरिन ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी क्या था, योगदान। भारत के एक व्यापारी हुआ जिसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद। याद रखिएगा भी नाम, अब्दुल मजीद थे, गुजरात का था। कारण कहते जी कि भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, और इसी के सहयोग से उसे भारत लाने का क्या हुआ, सीधा मार्ग मिल गया। कोई कहता है ना कि चोरी इस तरह से नहीं होती है, कोई जरूर इधर उधर न करने वाला। पुराने जमाने में लोग ऐसा कहते थे, इस तरह से कोई कैसे आपके घर में आ जाएगा, बस समझ में रहना। लेकिन ये सब बात अब गलत हो गया। अब तो कौन जाके बैंक कैसे कोई चोरी कर दे रहा है क्या। तो ये ऐसा हेल्प किया था, कौन हेल्प किया था, कहाँ का था, भारत का ही था। ठीक है, इससे अब देखो ये तो सीधा आ गया भारत। अब इससे हुआ क्या, इससे यूरोपियों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में कहीं कहीं 60 गुना भी दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें 26 गुना लिखा है। अमेरिकी अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में कौन प्राप्त किया था जी, कोलंबस। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। वास्को डी गामा से तो मैंने थोड़ा सा बुर्बके ही था ना जी। और इसी के जगह पर एक जगह भी है कोलंबिया, कोलंबो कहते हैं, बस समझ में आ रहा है ना। अब जगह है वहाँ। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को क्या कहा, रेड इंडियन। ये भी अंडरलाइन कर लेना बात। रेड इंडियन किसे कहते हैं जी, अमेरिका के निवासियों को। कौन कहा था, कोलंबस ने कहा था। ठीक है, और बाद में स्पेन के एक नाविक था अमेरिगो वेस्पूची। क्या नाम था जी, अमेरिगी वेस्पूची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। क्या बताया जी, महाद्वीप। ठीक है, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का अमेरिका नाम पड़ा। समझ में आ रहा है ना जी। 1519 में, ये भी अंडरलाइन करेंगे आप, ये डेट जरूर महत्वपूर्ण है ये, कि 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और ये धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक किनारे से क्या हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन बताया था जी, मैगलन। कौन नाम था जी, मैगलन। तो मैगलन एक ऐसा नाविक था जिन्होंने पूरा दुनिया का क्या किया था, चक्कर लगाया था। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो जरूर रहना चाहिए। और ये भी आप ये अंडरलाइन कर लेंगे। एक मिनट, जब ये 1519 में मैगलन ने पूरा दुनिया का चक्कर लगाया तो कौन सी धारणा खत्म हो गई, जो अंधविश्वास था कि हम जाएंगे उधर समुद्र के तो गिर के मर जाएंगे, डूब जाएंगे, ये जो धारणा था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और कौन सी नई धारणा मालूम चली, कि सभी समुद्र एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैप्टन कुक नाम का एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया। वर्ल्ड मैप में आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिएगा कहाँ है। ठीक है ना। साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया, सॉर जॉन और सेबास्टिक कैबोट। सॉर जॉन और सेबास्टिक। तो एक मिनट, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया, तो न्यूजीलैंड का पता भी कौन लगाया है, वही लगाया है। लिखा है ना जी, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी क्या किया, पता लगाया। और सॉर जॉन और सेबास्टिक कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का भी क्या किया जी, पता लगाया है। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार कौन था,
हेनरी द नेविगेटर, इम्पोर्टेंट नाम है हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, ये तो छोटा छोटा एग्जाम में ये सब बड़ी बड़ी बातें पूछी जाती है, नहीं बड़ी बड़ी एग्जाम में छोटी छोटी बातें पूछी जाती है, जिसे अभी 9th क्लास के लोग क्या करते हैं, बहुत हल्का में लेते हैं कि हम 10वीं क्लास में बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। और तथा स्पेन की एक रानी थी, महारानी इसाबेला प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, मतलब 1550 तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को क्या हो चुका था, मालूम हो चुका था। कब? 1550 तक। ये सबको लगता था क्या कि हम दुनिया में भगवान हैं, हम लोगों को क्या करने आए हैं, सुधारने आए हैं, सिखाने आए हैं। भारत के लोगों को सभी क्या कहता था, बर्बर और सभ्य कहता था। समझ में रहा है ना कि तुम सब जंगली है, जंगली। ठीक, आगे देखिए नई दुनिया कौन है जी, यहाँ पे पीला कलर का घेरा हुआ है ना, कि अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो कल मैं आपको आगे सिखाऊंगा भौगोलिक खोजों का परिणाम। तो अभी आपने क्या सीखा बताइए तो, भौगोलिक खोज टॉपिक 1, और दूसरा क्या सीखे, तो आप नोट्स कैसे बनाओगे तो कंफर्म हुआ ना जी। तो पहले आप टॉपिक दोगे क्या, भौगोलिक खोज, और उसके बाद इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या, फिर टॉपिक 2, 3 टॉपिक है इसमें, तो एक टॉपिक और बाकी रह गया, भौगोलिक खोजों का परिमाण। तो आगे कल सीखेंगे। ठीक है।